डियर स्टूडेंट्स, हम आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, जिसमें हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। मतलब ये हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन टॉपिक की। अब किसी भी फंक्शन को हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कब बोलते हैं उसको चेक करना है हमने इस पूरी एक्सरसाइज में। तो फर्स्टली मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी भी ग्राफ को ऐसे बनाऊं, मतलब अगर मैं किसी भी ग्राफ को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऐसे ग्राफ बनाऊं कि वो जो ग्राफ है हमेशा ऐसे कर्व जो है नीचे से जाके, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट की और वो यहाँ से आगे आगे इंक्रीज़ ही करती जाए, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं कि डैट जो फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि ये कभी भी क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, कभी भी ये क्या कर रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। तो ऐसे फंक्शन को मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कंडीशन होगी इसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है उसके लिए मैं स्पेस छोड़ रही हूँ, जस्ट ग्राफ बना रहे हैं हम। ठीक है, अब सेकेंडली मेरे पास दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर ये मेरे पास फंक्शन इंक्रीजिंग हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो टर्म है वो स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाए, तो हमारे पास फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। तो ऐसे कैसा फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग होता है, तो उसका ग्राफ हमारे पास कैसा रहेगा। अगर किसी फंक्शन को जस्ट इंक्रीजिंग बोलूँ, मतलब स्ट्रिक्टली होना उसमें ज़रूरी नहीं है, तो इस ग्राफ में भी मैंने ऐसे लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इस ग्राफ को मैं कैसे बना सकती हूँ, ऐसे स्टीप वाइज। ठीक है, लेकिन ये भी जो फंक्शन है यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और इस फंक्शन में हमारे पास क्या है, ये भी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन इसमें स्ट्रिक्टली नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसके ऊपर ये सेम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इंक्रीज़ तो कर रहा है लेकिन ये सिर्फ इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये वाली कर्व आएगी, और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है वो हम बाद में देखते हैं। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, अगर फंक्शन को क्या माना जाए, फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास ग्राफ कैसा आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन था हमेशा इंक्रीज़ कर रहा था। ठीक है, तो इस केस में मतलब 0 से स्टार्ट हुए या पीछे से भी स्टार्ट हुए तो ये हमेशा बढ़ रहा है, तो इसमें रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए मैं क्या करूँगी, अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस, तो इस केस में हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ये फंक्शन अगर 0 यहाँ पे है तो 0 के अकॉर्डिंग रेगुलरली डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम वैल्यू भरेंगे एक्स की, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टीप इसकी नीचे को आती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस केस में हमारे पास कंडीशन के लिए फिर से अगेन हम स्पेस छोड़ देते हैं, जो हम बाद में देखते हैं। और चौथा हमारे पास ग्राफ आता है, फोर्थ वन, दैट इज़ फंक्शन इज़ सॉरी, ये हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन था। ठीक है, स्ट्रिक्टली मतलब इसमें क्या है, प्रॉपरली स्टीप नीचे जा रही है, रुक नहीं रही। और उसके बाद इसका उल्टा क्या आ जाएगा, फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस केस में हमारे पास कंडीशन सेम होगी, जैसे इसमें स्टीप वाइज है, इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन क्या है, पर्टिकुलरली इंक्रीज नहीं कर रहा। वैसे इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा कि फंक्शन कैसा रहेगा, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम डिनोट करते हैं तो इस केस में हमारा फंक्शन कैसा रहेगा, ऐसा नीचे से हमने ऐसे स्टीप बनाते बनाते नीचे तक आ जाना, मतलब डिक्रीज तो कर रहा है लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस केस में हम इनके मैथमेटिकली अब चेक करते हैं, अगर किसी भी इंटरवल में इनको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए। ये तो था ग्राफिकली कि ये मेरे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये मेरे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और ये इंक्रीजिंग था और ये हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस केस में अगर मैं कोई भी इंटरवल ले लेती हूँ इस फंक्शन में, ठीक है, डोमेन मैंने ले ली इंटरवल, कोई भी इंटरवल है उसमें से मैंने 2 पॉइंट चूज़ किए, x1 ग्रेटर देन x2,
ठीक है। अगर मेरे पास हमेशा जहाँ फिर x1 ग्रेटर देन x2 है, दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, मतलब रेगुलरली ऐसे मूव कर रहे हैं। अगर हमारे पास x1 ग्रेटर देन x1 लेस देन है x2 से, मतलब x2 बड़ा है x1 से, तो उनके फंक्शन की वैल्यू जब x1 भरेंगे तो वो भी वैल्यू छोटी आएगी एफ ऑफ x2 से। मतलब 1 के ऊपर अगर कोई 1 और 2 बड़ा है 1 से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन जो है डिफाइन है ऐसे x+2, ठीक है। जब 1 भरा तो उसकी वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। 2 भरा तो उसकी वैल्यू 4 आएगी। तो 2 बड़ा है, ठीक है, 2 बिगर है 1 से, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 भी स्मॉलर है, मतलब एफ ऑफ 2 बिगर है एफ ऑफ 1 से। तो ऐसे ही 3 भरेंगे और बड़ा हो जाएगा, तो और बड़ा, ये ऐसा ही इक्वल चलता रहेगा। तो इस केस में अब हमारे पास क्या हो गया, ये तो था इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इस केस में जो है वो इंक्रीज भी कर सकता है और किसी किसी टाइम के ऊपर इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाले 2 पॉइंट्स थे, इसके ऊपर ये सेम वैल्यू दे रहा है, ठीक है, और इस वाले पॉइंट के ऊपर भी ये सेम वैल्यू दे रहा है तो इंक्रीज कर रहा था, लेकिन पर्टिकुलरली एक डोमेन के ऊपर पॉइंट ले लिया, उसके ऊपर ये क्या कर रहा है, सेम वैल्यू भी दे रहा है। ऐसे करके फंक्शन जो डिफाइन होगा, जिस केस में कभी कभी इक्वल आंसर भी आ जाता है, जैसे कई बार कटिंग वगैरह करके सेम आंसर आ जाता है, तो उस केस में हमारे पास एफ ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है एफ ऑफ x2 के, ठीक है। तो ये मेरे पास इस केस में हमारा जो फंक्शन का आंसर है वो हमारा अलग अलग आएगा, लेकिन पॉइंट तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट पुट किए होंगे, ठीक है। तो इस केस में अगर मेरे पास ये है, बड़ा पॉइंट भर लूँ, लेकिन कई बार कटिंग करके आंसर जो है वो सेम आ जाए। और उसके बाद डिक्रीजिंग फंक्शन क्या हो गया कि हमारे पास इफ़ हमारे पास x1 जो है वो स्मॉलर है, S1 बिगर है, x2 छोटा है, मतलब आगे आज जैसे रियल लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। मैंने x2 को स्मॉलर चूज़ किया है और x1 को, अगर मैंने सिलेक्शन ऐसे की हुई है तो इस केस में हमारा एफ ऑफ x1 क्या आएगा, वो भी बड़ा आएगा और एफ ऑफ x2 जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब अगर रियल लाइन में, ये मेरे पास रियल लाइन है, तो इसमें मैं पॉइंट इधर को चूज़ करूँगी, वैसे उसमें इधर को चूज़ करते थे, इसमें क्या करते हैं, राइट लेफ़्ट को चूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब मान लो कि मैंने -1 और -2 भरा, -2 भरने पे और छोटा आया, -3 और -2 भर लिया, देन चेक किया उसके अकॉर्डिंग फंक्शन। मतलब अगर x1 बड़ा है, x2 छोटा है, तो एफ ऑफ x2 भी छोटा होएगा, लगातार छोटा होता जाएगा जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करते जाओगे। इस केस में जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाओगे, x1 की वैल्यू, मतलब x1 हमारे पास ये है, x2 की वैल्यू ये है, तो कंडीशन यही ले लो, ठीक है, कि x1 जैसे मैंने क्या किया, पहले 1 चूज़ किया और 2 चूज़ किया, 3 चूज़ किया, तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ आ रही है, ठीक है। चूज़ मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया था, लेकिन जो आंसर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है फंक्शन का, ठीक है। चूज़ मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया, फंक्शन हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सब जगह के ऊपर चूज़ हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर से करना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी अगर इंक्रीजिंग में बना तो वो हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। रिजल्ट अगर हमारे पास डिक्रीजिंग में बना तो वो हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। वैसे ही अगर चूज़ हमने इस तरह से किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फंक्शन के रिजल्ट अगर इक्वल भी आ जाते हैं तो इस केस में हमारे पास फंक्शन और ग्रेटर भी हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हमने चूज़ x1 और जो x2 है वो हमने इस अकॉर्डिंग चूज़ किए हैं कि x1 मेरे पास क्या है, बिगर है, x2 हमारे पास बिगर है, जैसे हमने चूज़ किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और जो एफ x1 का रिजल्ट है वो एक तो डिक्रीज़ भी आ रहा है और एक इक्वल भी आ रहा है, तो इस केस में हमारे पास फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि कई जगह पे सेम भी आ सकता है, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, लाइक मैंने डिफरेंट x चूज़ किया, कटिंग वगैरह करने के बाद सेम आंसर आ गया, तो इस केस में हमारे पास फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था ये हमारे पास ये वाला, और ये ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं, लास्ट ग्राफ हमारे पास रह गया, 5th ग्राफ, दैट इज़ दिस वन। अगर कोई फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग हो और नोर डिक्रीजिंग है, ठीक है, लाइक साइन कॉस कर्व, ठीक है, अगर उनका प्रॉपर टाइम पीरियड लिया जाए, ठीक है, तो ये जो कर्व्स हैं वो क्या होती हैं हमारे पास, नीदर इंक्रीजिंग और नोर डिक्रीजिंग फंक्शन, नीदर इंक्रीजिंग और नोर डिक्रीजिंग फंक्शंस,
ठीक है। और इस टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन के साथ वो वाले सम्स करेंगे जिसमें हमने बिना डेरिवेटिव के, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव कुछ नहीं किया, जस्ट सिंपली चेक किया है, देखा है वैल्यू को, और बिना डेरिवेटिव, एक होता है डेरिवेटिव रूल, वो हमें इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में करेंगे, और बिना डेरिवेटिव के जिनसे हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, उन सम्स को हम आगे स्टडी करेंगे। सम्स में मैंने 2 सम्स लिए हैं। फर्स्ट सम में हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, ठीक है, और सेकंड सम में मैंने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस फंक्शन को प्रूव करना है। तो फर्स्ट सम हमारे पास क्या है, कहता है कि फाइंड शो दैट द फंक्शन 7x - 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। कि फर्स्ट सम में हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है आर के ऊपर। तो मैंने सोल्यूशन इसका कैसे लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आर के ऊपर है तो मैं आर से कोई भी 2 पॉइंट ले सकती हूँ। लेट x1 और x2 कोई भी रियल नंबर्स में बिलोंग करते हुए मैंने 2 नंबर लिए और उनके ऊपर कंडीशन लगा दी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कि x1 जो है वो क्या है, छोटा है, और x2 क्या है, बिगर है। तो यहाँ पे अगर इनको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी हमारे पास टर्म क्या आएगी, बिगर ही आएगी, ठीक है, क्योंकि ये बिगर है, 7 मल्टीप्लाई, तो ये जो है वो स्मॉलर ही रहेगा और ये बिगर ही रहेगा। और इन दोनों में से अगर मैं -3 कर दूँ तो ये भी मेरे पास टर्म क्या रहेगी, बिगर ही रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ से कर रहे हैं। एक तरफ से करते तो क्या पता छोटी और बिगर बन सकती थी, ठीक है, लेकिन इस केस में दोनों तरफ कर रहे हैं। तो ये वैल्यू किसकी है, f(x2) की, और ये वैल्यू किसकी है, f(x1) की। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से चले थे, ठीक है, और ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। तो इस केस में हमारे पास सम जो है वो प्रूव हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट सम में क्या आ रहा है, डेट इज़ इस नेक्स्ट सम में हमें क्या है कि x² को मैंने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है इन द रेंज ऑफ दिस, कि हमें ये रेंज गिवन है कि -∞ से मैंने 0 मानना है। तो मैं कोई भी पॉइंट लेट कर लूँगी कि ये x1 और x2 मेरे हैं, इसको बिलोंग कर रहे हैं, इस वाली रेंज में आ रहे हैं, -∞ to 0। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ, ठीक है। लेट हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही करना है, फंक्शन हमारा रिजल्ट डिक्रीजिंग में आना चाहिए। तो x1 जो है वो स्मॉलर है x2 से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो मैं दोनों से चेक करूँगी। अगर मैं दोनों को x1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि हमने स्क्वायर तक जाना है, ठीक है, तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने स्क्वायर से प्रूव करना है, तो इसलिए मैं दोनों तरफ एक बार x1 से भी कर सकती हूँ और दूसरा वे में मैं क्या करूँगी, x2 से मल्टीप्लाई करूँगी। मल्टीप्लाई x1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि x1 तो क्या है, इस रेंज में आ रहा है, तो x1 क्या होगा, स्मॉलर देन 0, ठीक है, नेगेटिव टर्म होगी। अगर नेगेटिव टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई की और नेगेटिव टर्म को लिख भी लेते हैं x1 × x1, ठीक है, और x1 x2 × x1। अगर नेगेटिव टर्म को हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ग्रेटर का साइन किस में चेंज हो जाता है, लेस में। तो x1² हमारे पास क्या बन गया, ग्रेटर है x1 x2 से, ठीक है। ये इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब अगेन मैं क्या कर लेती हूँ कि हमारे पास क्या है, x1 क्या है, दोनों केसेस स्टडी करने कि x1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x1 लेस देन था x2 से, ठीक है, सॉरी x1 लेस देन है x2 से, ठीक है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको दोनों तरफ x2 के साथ, ठीक है, x2 ऑन बोथ साइड। अगेन हमें क्या पता है कि x2 जो है वो क्या है, स्मॉलर देन 0। x2 क्या है हमारे पास, स्मॉलर देन 0। तो x1 × x2, x2 × x2, तो ये मेरे पास क्या बन गया, x2²। सॉरी साइन भी चेंज करना था हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव टर्म x1 × x2। तो यहाँ पे दोनों से अगर हम रिजल्ट कंक्लूड करें फ्रॉम 1 और 2, तो कॉमन वाला अगर हम लेफ्ट कर दें, ठीक है, लाइक दिस वन, कि ये इसके से बड़ा है और ये फर्दर इससे, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से क्या कंक्लूड हो रहा है कि x1² बिगर है। अगर कॉमन टर्म बनानी है तो ये भी बना सकते हैं x2² से, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये वाला छोड़ दें हम बीच में से, तो यहाँ पे x1² x2² से। तो इट मीन्स f(x1) किसकी वैल्यू थी, सॉरी x1² किसकी वैल्यू थी, f(x1) की, और ये किसकी वैल्यू थी, f(x2) की, ठीक है। मतलब यहाँ से हम ग्रेटर लेके चले थे, ठीक है, चाहे इस केस में चाहे इस केस में, ठीक है, और ये हो गया स्मॉलर प्रूफ, ठीक है। तो देयरफॉर हैंस प्रूव्ड फंक्शन इज क्या हो गया, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है, इन द गिवन रेंज।
अब हमारे पास थर्ड सम है। थर्ड सम में प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट एंड ए ग्रेटर देन ज़ीरो इज़ एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमने प्रूव करना है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव। ठीक है, तो विद लास्ट टू सम्स में उसने विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव टर्म नहीं लिखी थी, लेकिन फिर भी जस्ट हमने फॉर 1 मार्क के लिए हम विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव ही करेंगे। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स अगर मैं देख लूँ कि इसकी जो डोमेन है, ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज़ और रियल नंबर। ठीक है, सारे कुछ हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, और इसने क्या बोला है, और ए इसका क्या है, हमेशा 0 से बड़ा हमने पुट करना, और एक्स की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनके जो आंसर्स हैं वो ऐसे डिफाइन आएंगे। तो x1 एंड मैंने किया लेट x1 एंड x2 बिलोंग कर रहे हैं मेरे पास रियल नंबर से। ठीक है, और x1 जो है वो मैंने मान लिया है कि स्मॉलर है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन लेट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास मैंने क्या करना है, इस टर्म से चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं, क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है कि एफ ऑफ x1 जो है बिगर है स्मॉलर है, ये हमने कंडीशन प्रूव करनी है। अगर a मेरे पास बड़ा है तो मैं इसको टर्म को मल्टीप्लाई करूँगी दोनों तरफ। ठीक है, क्योंकि a क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इस केस को इसको मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, गलती से चेंज हो गए थे लेकिन साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई समथिंग तो सेम ही रहेगा, साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे। अगर दोनों तरफ मैं क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ b ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, सेम फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे a x1 प्लस बी क्या था, एफ ऑफ x1, और a x2 प्लस बी क्या था, एफ ऑफ x2। तो यहाँ पे हम क्या चल रहे थे, इस कंडीशन से चले थे, और ये जो फंक्शन है आ गया वो मेरा क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नाउ हम पार्ट बी